बच्चों चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 नंबर का एक सवाल आपको इसका बोर्ड में मिलना है। और जो इसकी पहली एक्सरसाइज है बच्चों, जो 12.1 एक्सरसाइज है, उस 12.1 में सिर्फ ग्राफ प्लॉट करने हैं। आपको इक्वेशन दी होगी। हम लोग सीधे 12.2 से आते हैं, क्योंकि 12.2 में आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर ग्राफ ड्रॉ करना है। समझ रहे हो? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया है कि इक्वेशन दी हुई है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, तो 12.1 खुद से करिएगा आप लोग। ठीक, अभी कहता है 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें कह रहा है कि एक काइंड ऑफ केक, टाइप एक, जो टाइप ए मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि टाइप ए है एक केक का, है ना बच्चों, और एक हम मान लेते हैं टाइप बी, एक टाइप बी मान लेते हैं केक का। ठीक है, एक टाइप ए है और एक टाइप बी है केक का। कहता है कि 100 ग्राम फ्लोर एंड 40 ग्राम आपको फैट चाहिए टाइप बी के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, देखिए जो रिक्वायरमेंट है बच्चों वो ये है कि फ्लोर एंड फैट ये चाहिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि वो कहता है, देखिए एक्स और वाई कैसे पहचानना है आपको। उसने कहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, तो आप एक काम करेंगे, आप क्या मान लेंगे भैया कि जो टाइप ए है वो किसके कितने केक्स हैं, एक्स बन रहे हैं, और जो टाइप बी है उसके क्या बन रहे हैं, वाई केक बन रहे हैं। टाइप ए के एक्स बन रहे हैं, टाइप बी के वाई बन रहे हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे हमसे कहा गया है कि भैया जो टाइप ए के लिए है आपको चाहिए 200 ग्राम आपको आटा चाहिए और 25 ग्राम आपको फैट चाहिए टाइप ए के लिए। टाइप बी के लिए आपको 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम फैट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अब देखिए हमारे पास जो मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है वो क्या है, फ्लोर हमारे पास है 5 किलोग्राम और फैट हमारे पास है 1 किलोग्राम। ठीक, क्लियर? तो देखिए हम देख चुके हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पे Z मैं डिनोट कर रहा हूं नंबर ऑफ केक्स के लिए। आपको पता है यहां बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मैक्सिमम Z। और मैक्सिमम Z की इक्वेशन क्या बनने वाली है बच्चों, x प्लस वाई। क्या बनने वाली है, x प्लस वाई, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, नंबर ऑफ केक्स। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की, जिनको हमें सॉल्व करके ग्राफ प्लॉट करना है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये हमें सॉल्व करना है, इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करना है और सॉल्यूशन निकालने हैं। तो जिन इक्वेशंस के लिए ऐसा होगा उन्हें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं बच्चों। तो अब देखते हैं जरा, पहला देखिए 200 ग्राम आटा आपको रिक्वायर चाहिए एक केक के लिए, है ना। तो x आपने केक बनाया है तो कितना हो गया, 200x। फिर यहां करना चाहिए आपको 100, तो 100y। अब भैया ये दोनों मिला के जो है वो 5 केजी से कम ही होंगे ना, क्योंकि जितना आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल है उतना तो बनाओगे। तो ये जो क्वांटिटी है ये 5 किलोग्राम से कम होगी, तो 5000 से मैंने से लिख दिया, क्योंकि ये केजी था और ये ग्राम में था, कन्वर्ट कर लिया। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन रिड्यूस करने के बाद। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए जरा। जो फैट है वो कितना है, 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। तो डिवाइड कर दो इसे 25 से, तो क्या होगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। तो बच्चों ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद। अब हमेशा आपको ऐसे सवालों में सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स में लिखना है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। सोचिए x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ केक्स आपके नेगेटिव में नहीं बन सकते हैं। तो हमें इससे एक बात मालूम पड़ती है कि जो हमको सॉल्यूशन रखना है वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट फर्स्ट तक के समीत रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। तो देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग।
ठीक, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है इनइक्वालिटी का। पहले आप इसे इग्नोर मारिए इनइक्वालिटी को, आप देखिए आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। आप भूल जाइए अभी इनइक्वालिटी है, वो अपन देखेंगे सिर्फ शेडिंग करते वक्त, अभी भूल जाओ उसे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ग्राफ प्लॉट करने के लिए बहुत बेसिक सा काम है ना बच्चों। x अगर 0 है तो y कितना है 50, y अगर 0 है तो x कितना है 25, समझ गए। x 0 y 50, y 0 x 25, सिंपल सा काम है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जरा पहले पॉइंट बना लेता हूं। 10 20 30 40 50 60 चलता रहेगा ऐसे। यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 80 बना लो, कुछ भी ले जाओ 80 तक, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये आ गया आपके पास में। अगर मैं इसकी ग्राफ इसका प्लॉट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, x 0 y 50, x 0 y 50, ये रहा पॉइंट। फिर अगला क्या है y 0 x 25, तो कहीं बीच में रख देते हैं यहाँ पे y 0 x 25, ये रहा। लाइन ड्रॉ करिए बच्चों, और ये इक्वेशन किसकी हो गई है, ये हो गई है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो यहां पे इसको मैंने इक्वेशन को लिख दिया जिसका भी ग्राफ बन रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 40। तो भाई अब ये क्या बनेगा, आप देखें अगर इसमें, तो यहां पर है x 0 y 20 y 0 x 40, x 0 y 20 y 0 x 40, ठीक है। x 0 y 20 एंड y 0 x 40, ठीक है बच्चों। लाइन ड्रॉ करें, ये हमने लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, और ये कितना है x प्लस 2y बराबर 40। अब हमें शेडिंग करने के लिए जो चेक करना होता है वो क्या होता है बच्चों, ओरिजिन टेस्ट। क्या है, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट देखते हैं जरा। आपने क्या करना है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 50 है, आपको x और y को रिप्लेस करना है 0 से। ओरिजिन में वही होते हैं 0 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 50। अरे ये फॉल्स कंडीशन आ गई बच्चों, क्या आ गई है, सॉरी ट्रू कंडीशन आ गई है, क्या आ गई है, सॉरी ये ट्रू कंडीशन आ गई है। ट्रू कंडीशन, अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो इसको हम टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि ओरिजिन का जो पॉइंट है वो भैया इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसे मैंने क्या कर दिया, टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड कर दिया। मतलब अब ये अपने से नीचे नीचे पूरा शेड करेगा, पर ध्यान रखना है कि इसको मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट फर्स्ट तक सीमित रखूंगा, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ यहाँ पे, एक्स और वाई क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसको मैंने टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करने के लिए ऐसे, मतलब मैंने एरो मार दिए कि डाउनवर्ड जा रही है शेडिंग, ठीक है। ऐसे ही फिर चेक करेंगे ओरिजिन टेस्ट किसके लिए, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, तो 0 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 40, 0 लेस देन इक्वल टू 40। ये भी ट्रू आ रहा है बच्चों, ये भी ट्रू आ रहा है, तो ये भी कहां हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, ठीक है, नीचे की तरफ को, ठीक है, कहां को आ गया, नीचे की तरफ को आ गया। अब सोचने की बात यह है कि इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, वो ये वाला है। इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, इन दोनों में कॉमन पोर्शन है, इसको आपको शेड करना पड़ेगा, ये इन दोनों का ही कॉमन पोर्शन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन पोर्शंस हैं उनके कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे। इसे ए मान लो पॉइंट को, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया। तो ये इसके आगे बच्चों कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, देखें जरा हम लोग, कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। ए का कॉर्नर पॉइंट क्या आ रहा है बच्चा, ए कितना है 0 0, बी कितना है 0 20, सी कितना है। अच्छा अब बात ऐसी है कि मैंने तो ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, कैसे कैसे कैसे
इसमें ऐसे व्हाइट बोर्ड में तो थोड़ा पॉइंट्स मिल पाना असंभव सा हो जाता है ऐसे केस में, पर चलिए तब भी मैं मान के चलता हूँ कि क्या पता ये x 20 आ रहा हो और y 10 आ रहा हो, है ना। x 20 और y 10 मैं मान लेता हूँ ऐसा, मैं चेक कर लेता हूँ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, कर जाएगा सेटिस्फाई। बाकी ज्यादा दिक्कत आपको आए तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। क्लास 10th में सीखा है आपने एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह ना, उससे सॉल्व कर लेना। तो जो पॉइंट आ रहे हैं मेरे कितना आ रहा है वो 20 10, और एक पॉइंट डी कितना आ रहा है बच्चों मेरे पास में 25 और 0। ठीक है, अब हमें ये 4 मिल गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। हमें देखना है कि इसमें से सॉल्यूशन कौन सा है हमारा। तो देखिए जरा, z की वैल्यू क्या थी बच्चों, x प्लस वाई ये थी। तो x, तो a पॉइंट के लिए मुझे z कितना मिल रहा है 0 प्लस 0, वो 0 आ गया। b पॉइंट के लिए z क्या मिलेगा 0 प्लस 20, 20 आ गया। c पॉइंट के लिए z क्या मिल रहा है बच्चों 20 प्लस 10, 30 आ गया। एंड d के लिए क्या मिल रहा है बच्चों, z हमें क्या मिल रहा है बच्चों 25 प्लस 0 कितना आ गया 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये कि भाई ये हमारा जो है ये क्या है मैक्सिमम, क्योंकि हमें z क्या चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था। क्या आ गया ये मैक्सिमम z आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 10 हमारा आंसर होगा। तो जो केक a है वो बनेंगे 20 और जो केक b है वो बनेंगे 10। ये हमारे क्या है बच्चों आंसर। ठीक है, लिखे सब बच्चे से। अब देखिए बच्चों, ये हमने पिछला सवाल जो देखा था उस पिछले सवाल में हमारे पास जो रीजन आ रहा था, शेडिंग रीजन जो आ रहा था बच्चों, वो ऐसा कुछ आ रहा था, ऐसा कुछ यहां पे आ रहा था। तो इसे हम बोलते हैं बाउंडेड रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों, बाउंडेड रीजन। अब अगर कभी शेडिंग अगर ऐसी आ जाए ना आउटर पोर्शन, तो ये क्या है हमारे पास अनबाउंडेड। क्या है बच्चों अनबाउंडेड। तो अब जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये मैंने एग्जांपल लिया है अनबाउंडेड रीजन का एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। हालांकि जो इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका है जो काफी हद तक तरीका सेम ही चलता है। ठीक है, पर देखते हैं हल्का फुल्का समझते हैं इसे। वो कह रहा है कि 2 टाइप के फर्टिलाइजर हैं, एक तो फर्टिलाइजर 1 है, एक फर्टिलाइजर 2 है। कह रहा है कि 10% नाइट्रोजन है F1 में और 6% क्या है फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा जी, चलिए मान लेते हैं कि हमने यहां पे लिया है नाइट्रोजन और एक हमने क्या लिया बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। ये हमने यहां पे ऐसे मान लिया। अब जो नाइट्रोजन है बच्चों वो है कितना है 10%, और जो फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों F1 में कितना है वो 6%। ठीक है भाई, तो जो F2 में है नाइट्रोजन बच्चों वो है 5% और फॉस्फोरिक एसिड है बच्चों कितना 10%। चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया। अब वो कहता है कि जो कॉस्ट है F1 का वो है ₹6 पर केजी और जो कॉस्ट है F2 का वो ₹5 पर केजी। तो चलिए मैं अगर से देखना चाहूं, इस टेबल को मैं अगर तरीके से यूज करना चाहूं तो बच्चों मैं ये बात मान सकता हूं कि मैंने मान लीजिए परचेज किया है फर्टिलाइजर 1 मैंने x केजी परचेज किया है और फर्टिलाइजर 2 मैंने y केजी परचेज किया है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसा कि सवाल में आपसे कहा गया है कि यार दोनों फर्टिलाइजर का जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितना आएगा, दोनों फर्टिलाइजर का जो मिनिमम कॉस्ट है वो कितना आएगा। अब यार मिनिमम कॉस्ट तो अगर ना भी लिखा हो ना मिनिमम, तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे z को क्या मान लेता हूँ कॉस्ट मान लेता हूँ और उसके आगे लिखा हुआ मिनिमम, क्योंकि कॉस्ट का नीचे बेटा मिनिमम होनी चाहिए। और बच्चे 6 रुपीस पर केजी अगर फर्टिलाइजर F1 है तो वो क्या बन जाएगा 6 और फर्टिलाइजर 2 वगैरह बन जाएगा बेटा 5 ये बात बहुत ही आसान चीज से आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों फिर आपसे मैंने ये कहा कि जिस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है, जिससे आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं, उन्हें आप क्या मान लेते हो बच्चों सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। क्या मान लेते हो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो यहां लिखते हैं बच्चों सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। और आप सब जानते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में पहला काम तो भैया क्या है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, क्योंकि
जो आप फर्टिलाइजर परचेज करेंगे या तो जीरो होगा या कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, बट वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो हमको जो भी शेडिंग रखनी है, जो भी सॉल्यूशन हमारा है, वो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रखना है। ठीक है। दूसरी बात ये, अब उसने क्या कहा आपसे, अब उसने कहा है आपसे कि यार जो नाइट्रोजन है वो 10% थी 1 kg में, तो 10% नाइट्रोजन है प्लस 5% नाइट्रोजन किसमें बेटा, फर्टिलाइजर 2 में, और ये सब मिला के जो सॉइल की डिमांड है वो क्या है, वो है एटलीस्ट 14 kg नाइट्रोजन। बच्चों एटलीस्ट 14 kg है। एटलीस्ट का मतलब यह है कि ये जो है ये ज्यादा भी आ सकता है 14 kg से, समझ गए? ये जो है ये ज्यादा भी आ सकता है 14 kg से, क्योंकि क्या है, एटलीस्ट है। तो बच्चों अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x + 5y > 1400। तो ये आपके पास आ गई बच्चों पहली इक्वेशन। क्या आ गई? पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या कहा है इसने कि 6% फॉस्फोरिक एसिड है और 10% है किसमें बच्चों, F2 में, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, एटलीस्ट 14 kg। वो भी क्या है, एटलीस्ट 14 kg। तो वहां भी क्या आ गया, ग्रेटर देन, तो 6x + 10y > 1400। ये भी आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दो इक्वेशन बन गई है बच्चों, काम हो गया। अब हमें क्या ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा था आपसे कि यार ग्राफ प्लॉट करते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना होता है इनइक्वालिटी का। इसका काम तो मेन शेडिंग करते वक्त ही आता है। तो आप देखेंगे जरा, 10x + 5y = 1400 है। अगर मुझे पॉइंट्स निकालने हुए बच्चों, तो पॉइंट्स कैसे आएंगे, अगर x 0 है तो y कितना है, अगर x 0 है तो y कितना है, 280, और अगर y 0 है तो x कितना है, 140। चेक कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, यही आएगा। ऐसे ही अगर 6x + 10y = 1400 है बच्चों, तो इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर x 0 है तो y 140 है, और अगर y 0 है तो x कितना है, अब सोचने वाली बात है, और ये मेरे ख्याल से आ रहा है 233.3 के आसपास। अगर कुछ मैंने सॉल्व करने में मिस्टेक करी हो तो वो आप लोग खुद से खुद देख लीजिएगा। ठीक है ना, लॉजिक सही होंगे, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है। तो चलिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो गैप है वो ले लेते हैं, 20-20 का गैप ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, और एक लास्ट में चले जाते हैं थोड़ा सा 280 तक। ठीक है। यहां पर भी ऐसे लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 और 280। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बस अब देखिए, इस पहले में क्या है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 280 है। समझ गए? x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 280 है। ऐसे ही अगर x y की वैल्यू 0 है तो x कितना बेटा, 140 है। चलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं बढ़िया सी एक, ये लो, हो गया लाइन ड्रॉ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसे मान लेता हूं क्या बच्चों, 10x + 5y = कितना बच्चों, 1400। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या है देखें जरा, x 0 y 140, ये रहा x 0 y 140, और y 0 x 233.3 कुछ ऐसा यहां पे बच्चों कहीं बीच में मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो चलिए, अरे लाइन तो बनी नहीं रही है, तो लहर सी आ गई।
तो लाइन वाइन का देखो, ये स्केल से हो जाएगी आपसे ड्रॉ, और ठीक है ना, समझ गए। तो बच्चों ये क्या हो गई, इसकी इक्वेशन कितनी है, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 1400। अब हम चेक करेंगे ओरिजिन टेस्ट। हम क्या करेंगे, हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट। अब मैं आपको बात बता दूं अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400, ये लिखा हुआ है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है तो फेल ही होना है टेस्ट। इसका मतलब शेडिंग बाहर को कर दो, है ना। पर अगर चेक करना, चेक कर लो, 10 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1400, तो 0 की वैल्यू किससे बड़ी आ गई, 1400 से, टेस्ट फेल हो गया। तो इसकी शेडिंग कहाँ है बच्चों, आउटर पोर्शन में। कहां पर है, आउटर पोर्शन में शेडिंग होगी इसकी, क्लियर। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों आप इसको भी चेक कर सकते हो, 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 1400 रखो, 6 इंटू 0 10 इंटू 0 ग्रेटर देन 1400, 0 किससे बड़ा आ गया, 1400 से। अरे ये तो फेल है। अगर ये फेल है तो इसकी शेडिंग भी कहां को आ रही है, बाहर की तरफ को आ रही है, शेडिंग बाहर को आ रही है। तो देखिए शेडिंग इसकी भी बाहर को आ रही है, शेडिंग इसकी बाहर को आ रही है, तो मेरे पास जो कॉमन रीजन बच्चों आने वाला है वो ये मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूं, ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, कॉमन रीजन आ गया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं अच्छे से। तो आप देख रहे हैं अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, ये बिल्कुल आउटर जा रहा है, इसे हम कहते हैं अनबाउंडेड कहते हैं ग्राफ को। और ज्यादा टेंशन नहीं है, करना तो हमने इसमें वैसी सेम है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो हम अभी देख लेंगे क्या होता है। तो फिर काम वही है कि मैंने क्या करना है, मैंने इसके कॉर्नर पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। ये इसका एक कॉर्नर पॉइंट ए मान लेता हूं, ये मैं एक कॉर्नर पॉइंट बी मान लेता हूं, और ये मैं कॉर्नर पॉइंट बच्चों सी मान लेता हूं। तो जो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट ए आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, वो आ रहा है x की वैल्यू 0 है और y कितना आ रहा है, 280 आ रहा है। उसके बाद जो मेरे पास b आ रहा है, अब b ना मैं पहचान तो पाऊंगा नहीं एग्जैक्ट, बट थोड़ा बहुत मैं लगाने की कोशिश करूंगा आइडिया। तो इससे अच्छा है ना कि मैं सॉल्व कर लेता हूं, एक काम करता हूं, 10x प्लस 5y इक्वल टू 1400 है, ऐसे ही 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400 है। तो बच्चों जरा मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ऊपर 2 से इंटू कर देता हूं, 20x प्लस 10y इक्वल टू 2800 हो गया, यहाँ पे 6x प्लस 10y इक्वल टू 1400 हो गया। इन्हें अगर मैं माइनस कर दूं बच्चों तो ये कैंसिल, 14x इक्वल टू कितना आ गया, 1400, और x कितना आ गया, 100। ठीक है, अगर x 100 है, वैल्यू पुट करूं तो 1000 प्लस 5y इक्वल टू 1400, यहां गया तो 5y इक्वल टू 400, तो y 80। अरे भाई लगभग जीती जा गया था मैं तो। अरे वाह, इसे कहते हैं सही तुक्का लग जाना। ठीक है, तो देखिए ये तो रफ का पार्ट है, आपको ग्राफ में सॉल्व करना होता है, और जब प्रॉपर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो यहां से जो मुझे b मिल रहा है बच्चों, जो पॉइंट b आ रहा है, वो b कितना आ रहा है कि x 100 आ रहा है और y 80 आ रहा है, ये आ गया। और जो पॉइंट c आ रहा है बच्चों, उस पॉइंट c को आप 233.3 भी बोल सकते हो, या मैं चाहूं तो बोल दूं 700/3। क्या बोल दूं, 700/3 कह सकता हूं ना, एक ही बात है भैया। अगर y को 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, वही तो है। ठीक है, अब देखिए, अब सोचिए, मुझे इसकी वैल्यू z की वैल्यू निकालनी होती थी। अगर मैं z निकालूं एट a, तो वो क्या बनेगा, z अगर मुझे a पॉइंट पे निकालना है तो बनेगा 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 280, इसका आंसर आएगा 1400। अगर मुझे b पॉइंट पे z निकालना है तो कितना होगा, 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 80, इसका आंसर आएगा बच्चों 1000। और अगर मुझे c पॉइंट पे z निकालना है तो 6 इंटू
700/3 प्लस 5 इंटू 0, तो इसका आंसर दोबारा से कितना आ गया बच्चों 1400। अब सोचने की बात क्या है, सोचने की बात यह है कि भैया हमको क्या चाहिए था, मिनिमम z। क्या चाहिए था, मिनिमम z। मिनिमम कहां आ रहा है, मिनिमम तो इस पोर्शन पे आ रहा है। मिनिमम कहां है बच्चों, मिनिमम तो इस पोर्शन पे आ रहा है। तो अभी जब मिनिमम इस पोर्शन पे आ रहा है तो इसका मतलब मेरे z का आंसर कितना हो गया, जो मेरा आंसर आ गया इसका, मेरा जो आंसर आया है वो ये आया है कि जो F1 है वो आपको परचेज करना है 100 किलोग्राम, और जो F2 है वो आपको परचेज करना है कितना बच्चों 80 किलोग्राम। ये मेरा आया इंडिविजुअल उनका आंसर, और जो मेरा कॉस्ट आया वो कितना आया 1000। कितना आया 1000। अब एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है अनबाउंडेड के लिए, और वो क्या है देख लेते हैं। हमें ये शो करना पड़ता है कि अनबाउंडेड रीजन में अब जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है वो सॉल्यूशन जब मैं प्लॉट करूं तो वो इस अनबाउंडेड रीजन को कट ना करे, इसमें कुछ कॉमन ना हो, ये हमें शो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो कुछ कॉमन ना हो ये अगर हमें शो करना है तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा z का आंसर बच्चों कितना आया है 1000 आया है, और ये कितना है 6x प्लस 5y आया है। तो मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं बच्चों, इसे प्लॉट कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे x यहां पे y। तो बच्चों अगर x 0 है तो y कितना है 200, है ना, और समझ गए, समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर y 0 है तो x कितना बच्चों 1 मतलब ये हो गया आपका 500/3, तो 166.6 के आसपास में आएगा, ये आप देखिएगा। ठीक है, तो मैं अब प्लॉट कर रहा हूं z की इक्वेशन को। तो x की वैल्यू जब 0 आ रही है तो y बच्चों आ रहा है 200, और जब y की वैल्यू 0 आ रही है तो ये आ रहा है कुछ 166 पॉइंट समथिंग, यहां पे आ गया। तो बच्चों मैं इस ऐसे 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 चलो, अगर ये भी थोड़ा डिस्टिंग्विश करना है इससे तो मैं इसे ब्लैक से शेड कर देता हूं, मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी लाइन कौन सी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी आ गई है, ये z की आ गई है। z इक्वल टू क्या है 6x प्लस 5y। तो भाई ये कहीं भी उसको इसके कॉमन इसको बाउंड वाले रीजन को कट नहीं कर रहा है, सॉरी शेडिंग रीजन को कट नहीं कर रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये मेरे पास फिजिबल सॉल्यूशन हो गया है, और जो मेरा आंसर आ गया है वो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया है हमें अनबाउंडेड रीजन में बस ये स्टेप एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। सब बच्चों लिखिए, नोट करिए। ठीक बच्चों, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का, इसको आप सब बच्चे पढ़िए अच्छे से। एक एरोप्लेन जो कैरी कर सकता है मैक्सिमम 200 पैसेंजर, ये दो टाइप की टिकट्स बेच रहा है, एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है और एक इकोनॉमी क्लास टिकट है। ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट जो है उसमें जो प्रॉफिट वो बना रहा है वो बना ₹1000, और इकोनॉमी में ₹600। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों हम देखते हैं। तो पहले में एक बार समझ में आ गई है, वो कह रहा है सवाल सबसे एंड में पढ़िए कि कितनी टिकट किस टाइप की बेचे कि इस एयरलाइन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो बच्चों हम यहां बात कर लेते हैं, मान लीजिए एग्जीक्यूटिव जो क्लास की टिकट है वो आपने एक्स बेची है। ठीक है, और जो इकोनॉमी क्लास की टिकट है वो आपने मान लीजिए वाई बेची है। तो स्मॉल एस बना लेते हैं क्योंकि वही हम लोग यूज करते हैं ना वेरिएबल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये बना लेते हैं। अब सवाल में कहता है कि जो प्रॉफिट की बात कर रहा है बच्चों, अगर मैं z को प्रॉफिट मान लेता हूं तो ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तुम्हें याद है ना प्रॉफिट क्या होता है हमेशा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम z इज कितना 1000 रुपीज प्रॉफिट है किसमें एग्जीक्यूटिव में 1000x, और इसमें है 600y। अब नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, नेक्स्ट चीज है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, जिसको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन लेके आना।
सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई, तुम्हें याद ही होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, क्योंकि जो भी टिकट वो बेचेगा वो टिकट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो क्या हो गया, एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। अब सवाल में कहता आपसे कि ये जो एरोप्लेन है ये मैक्सिमम 200 पैसेंजर कैरी कर सकता है, मतलब कि जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो 200 या उससे कम होंगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो x प्लस वाई क्या आ गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू 200 आ गया। फिर नेक्स्ट चीज ये कही है कि एयरलाइन ने 20 टिकट एटलीस्ट रिजर्व कर ली है किसके, एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। तो एग्जीक्यूटिव क्लास का था बच्चों x था, तो इस x की वैल्यू क्या हो गई है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गई है 20, ठीक है। और यहां पे क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या बच्चों 200। ये आ गई पहली इक्वेशन, ये क्या आ गई दूसरी इक्वेशन। अब वो नेक्स्ट कहता है आपसे कि हाउएवर एटलीस्ट 4 टाइम एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल इकोनॉमी क्लास। अगर इकोनॉमी क्लास के लोग y हैं तो वो एग्जीक्यूटिव क्लास के 4 टाइम से ज्यादा होंगे। क्या कह रहा है वो, एटलीस्ट 4 टाइम्स एज मैनी पैसेंजर प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास। इकोनॉमी क्लास के जो लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव क्लास से के 4 टाइम से ज्यादा हैं, एटलीस्ट इतने ज्यादा तो हैं ही। तो ये क्या आ गई बच्चों, आपकी 3 इक्वेशन आ गई। अब इन 3 इक्वेशन के बेसिस पे हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और आंसर निकाल लेना है। देखें जरा क्या आंसर आने वाला है। तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। मैंने पहले ही कह दिया आपसे, ग्राफ प्लॉट करते वक्त मैं इनइक्वालिटी पे ध्यान नहीं देने वाला। तो x 0 यहां ड्रॉ करते हैं बच्चों, ऐसे पॉइंट निकाल लेते हैं। x 0 y 200, y 0 x 200, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक है हमारे पास x इक्वल 20। इसका मतलब क्या होता है, 20 है x की वैल्यू, y की वैल्यू कुछ भी हो, और एक हमारे पास है y इक्वल टू 4x। तो यहां अगर मैं x 0 मान लूं तो y 0, और अगर मैं x 10 मान लूं तो y 40। ऐसा कुछ बच्चों यहां पे हमको देखने को मिल रहा है ग्राफ। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। x डैश, y डैश, गैप 20 कर लेता हूं मैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200। ऐसे यहां पे बच्चों 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, ठीक है। तो अब देखें जरा हम लोग भाई, अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या है बच्चों 200 है, और अगर y 0 है तो x क्या है 200 है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, है ना। और ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखें जरा कि x बराबर 20, x की वैल्यू 20 है भाई, y की वैल्यू कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है भाई, x तो क्या रहेगा 20। तो मतलब x की वैल्यू 20 से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल, और ये इक्वेशन कौन सी है, x इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर x 0 है तो y 0 है, अगर x 20 है तो y 80 है। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों, ठीक है, ये हो गया। और लाइन ये किसकी हो गई है, ये लाइन हो गई है ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x की। अब सोचिए, देखिए जो लाइन खुद ऑरिजिन से पास कर रही हो ना,
उस पर आप ओरिजिन टेस्ट लगा ही नहीं सकते। जब ये लाइन खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है तो इस पे ओरिजिन टेस्ट आप नहीं लगा सकते। आप एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, y की वैल्यू किससे बड़ी है? 4x से। आप कहीं का भी कोई पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ का पॉइंट ले लीजिए या आप यहाँ का पॉइंट ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई पॉइंट पकड़ लीजिए। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया चेक करने के लिए, जीरो मैंने x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 0 मैंने रखा चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं पॉइंट रख दूं तो x तो 0 किससे बड़ा आ गया? 4 × 40 से, तो 0 से बड़ा आ गया 160 से। तो भाई ये आ गया फॉल्स। ये क्या आ गया? फॉल्स। इसका मतलब ये हो गया जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये भाई इससे अवे जाएगी शेडिंग, इसकी तरफ को शेडिंग नहीं जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट फॉल्स हो रहा है इस पे रखने पे। कोई पॉइंट रखो, ये पॉइंट रख दो, ये पॉइंट रख दो, कोई सा भी पॉइंट रख के चेक कर लो बच्चों। तो ये पॉइंट के लिए फॉल्स आ गया, तो शेडिंग क्या होगी? इससे अवे होगी। तो ऊपर को हमने क्या कर दिया? शेडिंग कर दिया। बाकी याद ऐसे रख लेना कि भैया अगर y की तरफ को बड़ा है तो y एक्सिस को शेड कर दो, अगर x की तरफ को बड़ा है तो x एक्सिस को शेड कर दो। ये लॉजिक कब अप्लाई करना है? जब लाइन खुद कहां से पास कर रही हो? ओरिजिन से पास कर रही हो, ठीक है, समझ गए। अगला है बच्चों, इसको अगर हम देखें, ये क्या था हमारे पास? x + y ≤ 200। भैया लेस देन है, रख दो 0 0। ये तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। कहां को आ गया ये? टुवर्ड्स द ओरिजिन। बच्चों उसके बाद क्या है? x क्या होना चाहिए? 20 से बड़ा। तो अगर x 20 से बड़ा है तो ये 20 है, तो यहां को जाएगा ना, समझ रहे हो? x ये 20 है, वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहां को जाएगा ना। तो भाई इन तीनों का जो मुझे कॉमन पोर्शन दिख रहा है वो मुझे तो ये दिख रहा है, और आपको भी यही दिखना चाहिए। तो बच्चों ये क्या हो गया? इसका कॉमन पोर्शन। अब हमारा काम क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स पकड़ लेना। ए कॉर्नर पॉइंट क्या है? ये रहा ए कॉर्नर पॉइंट क्या है बच्चों? ये रहा बी, और ए कॉर्नर पॉइंट क्या है बच्चों? सी, ठीक है। तो यहां पे जो ए पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या है? मुझे दिख रहा है यहां पे x 20 है, y 80 है, क्लियर। ऐसे ही पॉइंट बी देखें जरा हम लोग। पॉइंट बी में क्या है? x 20 है, x 20 है ना। तो ये ना जरा 180 थोड़ा ऊपर प्लॉट कर लेता हूं। कैसे देखो, मैं कैसे पहचान पा रहा हूं? ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है x + y = 200 है। ये लाइन कौन सी है? x = 20 है। तो मैंने अगर x की वैल्यू 20 यहां रख दी तो y कितना आ गया बच्चों? 180 आ गया ना। तो इससे पॉइंट निकाल लो 20 180, ठीक है। वो थोड़ा ग्राफ है नहीं तो थोड़े पॉइंट हो जाते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट सी जो हमारे पास है वो क्या आने वाला है बच्चों? जो पॉइंट सी हमारे पास है वो देखें जरा। पॉइंट सी निकालने के लिए आपके पास दो लाइनें हैं। एक लाइन तो है x + y = 200, और एक लाइन क्या है? y = 4x। यहाँ रख दें तो 5x = 200। तो x कितना है बच्चों? 40। x 40 है तो y कितना होगा? 160। तो ये 40 और 160, ये अगला पॉइंट आ गया, ठीक है, क्लियर। तो भाई बस 3 पॉइंट आ गए। 3 पॉइंट आ गए तो क्या काम करना है हमको? हमको z निकालना है। z क्या था? 1000 x + 600 y। तो अब मैं पहला पॉइंट रखता हूं एट ए पे z क्या बनेगा? 1000 × 20 + 600 × 80। तो बच्चों ये आ गया 20,000, ये आ गया 48,000, कितना आ गया? 68,000। उसके बाद जो पॉइंट बी है वो क्या होगा? पॉइंट बी क्या होगा? z = 1000 × 20 + 600 × 180, ठीक है। ये कितना हो गया? 20,000 प्लस 1,08,000। तो कितना हो गया बच्चों? 1,28,000। देखो सॉल्व करने में कुछ अगर मैं गलती करी तो तुम देख लेना, ठीक।
बाकी भावनाएं सही हैं, सवाल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सी पॉइंट पे 6000 इंटू 160, छह सौ, सॉरी 96,000। तो ये कितना आ गया, शायद ये आ गया 136। अब अगर मैंने ये सब कुछ सॉल्व सही किया है, तुम लोग देखो पॉइंट्स यही आएंगे, तो रख के देखना, जो आंसर आएगा तुम चेक कर लेना। तो मैंने पॉइंट्स मैंने सही रखा ही है। अगर ये आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अब जेड क्या होना चाहिए, बस मैक्सिमम। भाई प्रॉफिट की बात चल रही है, और जो मैक्सिमम जेड जो दिख रहा आता है वो यहाँ पे दिख रहा था मैक्सिमम जेड। तो इसीलिए जो मैक्सिमम जेड है भाई वो आएगा 1,36,000, और जो जेड की वैल्यू है, जो पॉइंट्स हैं, और वो ये आ रहे हैं कि इकोनॉमी क्लास के टिकट्स हम जो बेच पा रहे हैं वो 160 है, और एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट्स वो क्या बच्चों 40। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है सब बच्चों।